आपके हिंदी की अध्यापिका दर्शना और आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कक्षा 6 का पाठ 17 गुंजन हिंदी पाठमाला का। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको इस पाठ से बहुत सहायता मिलेगी। तो अगर आपको थोड़ी सी भी मदद मिलती है तो लाइक कर दिया करो, भी कमेंट भी किया करो ताकि मुझे पता चले कि मेरे विद्यार्थी जो है वीडियो को पसंद करते हैं और उनको सहायता मिल रही है, क्योंकि आपका एक लाइक और कमेंट ही मेरे लिए महत्वपूर्ण है। मुझे उसी से मोटिवेशन मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं। पाठ है भारत की वास्तुकला। पाठ का नाम क्या है? भारत की वास्तुकला। तो बच्चों क्या है कि इस पाठ में भारत की वास्तुकला का वर्णन किया गया है। इसमें ताजमहल, कुतुब मीनार के पास स्थित जो लौह स्तंभ है, सांची का स्तूप है, सिंधु घाटी सभ्यता है, दक्षिण भारत के मंदिरों में भी के बारे में भी बताया गया है। ये सब क्या है? हमारी वास्तुकला है। तो वास्तुकला के साथ साथ महत्वपूर्ण जो ऐतिहासिक जानकारी है वो भी यहाँ पर दी गई है। प्राचीन काल में हमारा भारत देश जो है वो बहुत समृद्ध देश था। विश्व में इसका विशेष स्थान भी था। यहाँ की कलाकृतियां जो है वो बेजोड़ मानी जाती कि उनका कोई जोड़ नहीं है, कोई तोल नहीं है। वास्तुकला जो है वो कलाओं के अंतर्गत ही आती है। भवन निर्माण में सही स्थान, दिशा, स्थिति आदि से संबंधित बातों का ध्यान रखना ही वास्तुकला कहलाता है। तो फिर आज से लगभग 5000 पूर्व हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता जो है उसके अवशेष मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में हर कक्ष की स्थिति जो है वो निश्चित थी और स्नानगार का होना महत्वपूर्ण माना जाता था। यही सब इसमें बताया गया है। और क्या है कि राजमहल और मंदिरों की सुंदरता आज भी सबका मोह मोह लेती है। 7 आश्चर्यों में से एक ताजमहल वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। इसलिए इस कला का प्रशिक्षण लेते थे और रचनात्मक रूप में इसका प्रयोग भी करते थे। मुगल काल और आधुनिक काल के विभिन्न भवन जो हैं वो भारत की वास्तुकला के ही अद्भुत उदाहरण है। यही सब क्या बताया गया है इस पाठ में। ठीक है, भारतीय कलाओं का परिचय दिया गया है और अपनी हमारी सांस्कृतिक जो विरासत है उसके प्रति गौरव बताया गया है और जो जीवन मूल्य है उनके बारे में भी चर्चा हुई है। तो ये सब पढ़ा है हमने पाठ में। अब शुरू करते हैं हम पाठ में अभ्यास कार्य क्या है उसके बारे में। खुद में मौखिक प्रश्न का पहला ही प्रश्न यह है कि कला किसे कहते हैं? कला के दो भेद कौन से होते हैं? क्योंकि यहाँ पर वास्तुकला के जिक्र हो रहा है तो कला के बारे में पूछा है। तो बच्चों अभिव्यक्ति को ही कला कहते हैं कि हमारे द्वारा की गई अभिव्यक्ति। और कला को हम उपयोगी कला और ललित कला उसके 2 भागों में बांट सकते हैं। फिर है दूसरा, बौद्ध धर्म के प्रभाव स्वरूप वास्तुकला ने किस प्रकार की उन्नति की है? तो बौद्ध काल में अनेक स्तूपों, मठों और विहारों का निर्माण हुआ। सांची का स्तूप अपनी वास्तुकला के लिए विशेष प्रसिद्ध है। सारनाथ का स्तंभ जिस पर पीठ से पीठ लगाए 4 सिंह खड़े हैं और नीचे ठीक बीच में चक्र है, वास्तुशिल्प का अद्भुत उदाहरण है। तो इस प्रकार बौद्ध धर्म के प्रभाव स्वरूप वास्तुकला ने बहुत ही उन्नति की है। वह धातु विज्ञान का अद्भुत नमूना किसे कहा गया है? तो दिल्ली में कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ धातु विज्ञान का अद्भुत नमूना है। ठीक है, क्या दिल्ली में जो कुतुब मीनार इमारत है उसके पास जो स्थित लौह स्तंभ है उसी को धातु विज्ञान का अद्भुत नमूना कहा है। घ चिदंबरम स्थित नटराज की मूर्ति कैसी है? तो चिदंबरम स्थित नटराज की मूर्ति दर्शनीय है। तांडव नृत्य करते हुए शिवजी की इस चतुर्भुज मूर्ति में एक हाथ में डमरू है और दूसरे हाथ में अंधकार और बुराई का नाश करने वाली ज्वाला है। तो इस प्रकार बहुत ही प्यारी और अद्भुत निराली जो है वो मूर्ति है। कोणार्क का सूर्य मंदिर क्यों प्रसिद्ध है? कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य में है और यह अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। इसमें सूर्य के रथ के 7 घोड़े बने हैं जो बिल्कुल सजीव लगते हैं। सजीव मतलब ऐसे निर्जीव नहीं, जैसे सजीव है अभी भाग लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है
उड़ीसा में है और इसकी बहुत चर्चा होती है। हिस्ट्री में आपने पढ़ा भी होगा इस मंदिर के बारे में। तो बहुत ही अद्भुत मंदिर है जिसका जिक्र जो है वो इतिहास में होता रहता है। अब लिखित कलाओं में कौन सी कलाएं आती हैं? आपकी रुचि किन किन कलाओं में है? तो कलाओं में दो प्रकार की कलाएं आती हैं। प्रथम ललित कलाएं और द्वितीय जो हैं उपयोगी कलाएं। और ललित कलाओं के अंतर्गत वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत कला तथा काव्य कला आती हैं। जो उपयोगी कलाओं में क्या होता है? बढ़ई का काम, कुम्हार, सुनार, राज, जुलाहा आदि के व्यवसाय आते हैं। ठीक है, और अपने हिसाब से भी आगे प्रश्न लिख सकते हैं। आगे का उत्तर जो है, क्योंकि आप सभी को बता दिया मैंने मुख्य तो आगे का उत्तर छात्र अपनी पसंद के अनुसार भी लिख सकते हैं। गुप्त काल को भारतीय कला का स्वर्ण युग क्यों माना जाता है? गुप्त काल में न केवल वास्तुकला अपितु सभी कलाओं, ललित, स्थापत्य और उपयोगी कलाओं की बहुत उन्नति हुई। देवगढ़ का दशावतार मंदिर इस काल में बना सबसे सुंदर मंदिर है। गुप्त काल में संगीत, नृत्य, साहित्य सभी क्षेत्रों में अद्भुत उन्नति हुई है। इसलिए भारतीय कला का स्वर्ण युग, सबसे अच्छा युग इसी काल को माना जाता है। अब है मुगल बादशाहों ने भारत की वास्तुकला के विकास में क्या योगदान दिया? उनके द्वारा बनवाए गए कुछ भवनों का वर्णन कीजिए। तो मुगल बादशाहों ने भारत की वास्तुकला को उन्नति की चरम सीमा तक पहुंचाया। इस काल के राजमहल ही नहीं अपितु बाग बगीचे आदि भी निर्माण की दृष्टि से अद्भुत हैं। ताजमहल जो विश्व के आश्चर्यों में से एक है, जो कि 8 अजूबे हैं उसमें से एक ताजमहल है। मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, उसने ही बनवाया था। फतेहपुर सिकरी का बुलंद दरवाजा, आगरा का किला, दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद आदि मुगलों के समय में ही बने थे। इसलिए मुगल बादशाहों ने भारत की वास्तुकला के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है, ये हम कह सकते हैं। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अब है सारनाथ के स्तंभ के बारे में एक अनुच्छेद लिखिए। तो सारनाथ का स्तंभ उत्तर प्रदेश में वाराणसी नगर के पास स्थित है। इसमें ऊपर पीठ से पीठ लगाए 4 शेर खड़े हैं, पर दिखाई नहीं देते हैं। नीचे बीच में एक चक्र भी है और इसके इधर उधर हंस दौड़ते, घोड़े, हाथी और सांड है। यही चक्र हमारे राष्ट्र ध्वज पर भी अंकित है। चारों सिंहों की यह आकृति हमारे देश के राजकीय कागजों की मुहर है। तो देखिए बच्चों, हमने कोई अगर वास्तुकला नहीं देख रखी है तो यहाँ पर हम अनुभव कर सकते हैं कि सारनाथ का स्तंभ बताया है, जैसे जो कि वाराणसी में है। इसमें ऊपर पीठ से पीठ लगाए 4 शेर खड़े हैं, पर दिखाई नहीं देते हम। नीचे बीच में एक चक्र भी है। इसके इधर उधर हंस हैं, दौड़ते घोड़े हैं, हाथी है और सांड है। तो इस प्रकार से हम अनुभव कर सकते हैं कि क्या क्या है। आगे है भारतीय वास्तुकला की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो आज से 5000 वर्ष पहले और हड़प्पा में मिले अवशेषों से उस समय की वास्तुकला का पता चल रहा है। मौर्य काल में बने चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल के खंभों पर सोने चांदी के बेल बुट्टे और रंग बिरंगे पक्षी थे। साधारण घर भी खुले आंगन वाले और कलात्मक होते थे। बौद्ध काल और गुप्त काल में बनी कलाकृतियां और गुफाओं में प्रकाश का प्रबंध अनोखा था। अतः भारतीय वास्तुकला की परंपरा को अत्यंत प्राचीन हम कह सकते हैं। इन सभी से हमें थोड़ा सा अंदाजा लगता है। वैसे तो हमारी भारतीय वास्तुकला जो है वो बहुत ही आज भी सुंदर प्रतीत होती है, पर जब से हमें इतिहास अगर उठाकर देखते हैं तो ये प्राचीन काल से चली आ रही है, जिससे कि हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है। क्योंकि जितनी भी इमारतें हैं वास्तुकला की वो बहुत ही अच्छी प्रतीत होती हैं, तो लगता ही नहीं है कि इतनी प्राचीन है, पर वास्तविकता यही है कि ये बहुत प्राचीन है। अब है पठित गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर। पहला,
भारतीय वास्तुकला अपनी चरम सीमा पर कब और क्यों थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसके बाद मौर्य काल में, कौन से काल में? मौर्य काल में भारतीय वास्तुकला अपनी चरम सीमा पर थी। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में देश अत्यंत संपन्न हो गया था। ये बहुत ही अच्छा पाठ है जिससे हमें अगर देखो, मैं जैसे हिंदी की अध्यापिका हूं तो इतिहास जो है वो मेरा थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं है, कभी बचपन में ही पढ़ा था, बाद में नहीं पढ़ा, तो इससे मुझे भी क्या है, ज्ञान का अनुभव हो रहा है, कलाओं के बारे में सीखने को मिल रहा है, जो कि मैंने सर्च किया फिर कौन कौन सी वास्तुकलाएं होती है, ताकि मैं अच्छे से खुलकर ये पाठ करवा सकूं। अगला प्रश्न है, किसने किसके महल का वर्णन किया था? तो यूनान के राजपूत मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य के महल का बड़े विस्तार से वर्णन किया था। तो ये हो गया दूसरा प्रश्न। आगे है, महल के खंभों पर क्या बनाया जाता था? तो बच्चों, महल के खंभों पर सोने चांदी के बेल बूटे बनाए जाते थे, उन पर अनेक रंग बिरंगे पक्षी होते थे। चौथा, साधारण लोगों के घर कैसे होते थे? साधारण लोगों के घर भी बड़े बड़े और खुले आंगन वाले और कलात्मक होते थे। ठीक है, तो ये हो गए पठित गद्यांश के आधार पर प्रश्न उत्तर। फिर है, सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लोग कैसे थे? तो दो मंजिले और दो मंजिले और पक्के मकान थे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के। तंजावुर किस लिए प्रसिद्ध है? बृहदेश्वर मंदिर के कारण जो है वो तंजावुर प्रसिद्ध है। वास्तुकला का स्वर्ण युग किस काल को माना जाता है? वास्तुकला का स्वर्ण युग गुप्त काल को माना। अब है मूल्य परक प्रश्न। आपका किस कला की ओर रुझान है? इसे निखारने के लिए आप क्या करते हैं? तो कला मतलब कौन सी कला? बहुत कला होती है, जैसे किसी को ड्राइंग पसंद है, किसी को अच्छी लिखाई पसंद है, किसी को घूमना पसंद है, किसी को पढ़ना पसंद है, हर एक की कला होती है, किसी को खेल में खेलना पसंद है। तो आपका किस कला की ओर रुझान, ये अपने तरीके से लिखिए। तो बचपन से ही जैसे मेरा रुझान क्रिकेट की ओर रहा है, इसमें निखार लाने के लिए मैं प्रतिदिन अभ्यास करता हूँ, ऐसा लिख सकते हैं हम। जिन गेंदों को खेलने में मुझे परेशानी होती है या जिन पर मैं बार बार आउट होता हूं, उन पर मेहनत करके उस कमी को दूर करने की कोशिश करता हूं। अपने खेल में कमी बताने वालों का सम्मान करता हूं। कई बार क्या होता है, कई हमारे अंदर कमी बताते हैं कि आप में ये कमी है, तो हम है ना गुस्सा करते हैं। तो बच्चों, ये एक अच्छी आदत होनी चाहिए, जो हमारे अंदर कमी बताता है, गुस्सा नहीं, हमें खुश होना चाहिए कि कोई तो हमारा अपना है जो हमारे अंदर कमी बता रहा है, ताकि हमें सुधारने का मौका मिले उस कमी को। इसलिए गुस्सा नहीं होना चाहिए। और मुझे अच्छा खिलाड़ी बताने वाले बनने के लिए वो सहायता करते हैं। खेल भावना में खेलने में विश्वास करता हूं। अपनी फिटनेस बनाए रखने के लिए अपने भोजन और व्यायाम पर भी विशेष ध्यान देता हूं। ये एक क्या है कि छठी कक्षा के बच्चे की क्या होती है, इच्छा होती है ऐसा, इसलिए उसके आधार पर मैंने ये प्रश्न लिखा है। भाषा ज्ञान। अब हम भाषा ज्ञान करते हैं कि शब्द परिवार, जैसे योग से मिलकर जैसे योगासन, योगाभ्यास, योगी, फिर कला, कलाकृति, कलात्मक, कलाकार, फिर सुंदर, सुंदरता, सौंदर्य, असुंदर। उसके बाद विद्या से विद्यार्थी, विद्याधन, विद्यालय, विद्यापीठ। ये हो गए शब्द परिवार। अब आगे है वर्ण विच्छेद। तो देखो, वर्ण विच्छेद करना है। उत्कृष्ट, उ जमा त जमा क, क्योंकि त आधा है, उसके बाद कोई स्वर नहीं है। फिर क जमा क में री की मात्रा लगी है, तो री जमा श जमा ट जमा अ। उसके बाद है अद्वितीय, अ जमा द जमा व जमा ई जमा त जमा ई जमा य जमा अ। फिर है समृद्धि, स जमा अ जमा म जमा री, क्योंकि इसमें भी री की मात्रा है। फिर द जमा ध, क्योंकि द के बाद ध है तो ध पूरा है और द आधा है, उसके बाद कोई स्वर नहीं है, क्योंकि नीचे वाला अक्षर जो है वो हमेशा पूरा होता है। उसके बाद ई। श्रेष्ठ, श जमा र जमा ए जमा श जमा ठ जमा अ, श्रेष्ठ। दृष्टि, द जमा री जमा श के बाद ट, क्योंकि ट की मात्रा लगी है तो ट के बाद आएगा ई। फिर है
प्रतिबिंब प जमा र जमा अ जमा त जमा ई ब जमा ई जमा म जमा ब जमा अ, वो हो गया प्रतिबिंब। तो बिंब ऊपर बिंदु लगा है तो पंचम अक्षर म का प्रयोग हुआ है यहाँ पर, तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पर म आएगा। अब है भाववाचक संज्ञाएं। सुंदर का सुंदरता, समृद्ध समृद्धि, भव्य भव्यता, मानवीय मानवीयता, सभ्य सभ्यता, दर्शनीय दर्शन, उन्नत उन्नति, उत्कृष्ट उत्कृष्टता। ठीक है, ये हो गई भाववाचक संज्ञाएं। ये है कारक चिन्ह, चौथा प्रश्न भाषा ज्ञान का। तो देखो बच्चों, कारक जो आपस में जिस वाक्य में आपस में शब्दों का संबंध कराते हैं उन्हें कारक कहते हैं, जैसे में, की, का, पे, पर, ठीक है, के द्वारा, के साथ, ठीक है, से, ये होते हैं। जैसे यहाँ पर अंडरलाइन करनी है। प्राचीन काल में भारत की समृद्धि अपनी चरम सीमा पर थी, तो इसमें में और की और पर जो है वो कारक से हैं। फिर है भारतीय वास्तुकला की परंपरा अत्यंत प्राचीन काल से चली आ रही है, तो यहाँ पर की और से जो है वो कारक चिन्ह है। इतिहास की बात करें तो आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी की सभ्यता में इसके चिन्ह मिलते हैं। तो की, से और की में ये क्या है, कारक चिन्ह है। अगला वाक्य है, यहाँ के मकान 2 मंजिले होते थे और पक्की ईंटों से बनाए थे, तो के और से जो है कारक चिन्ह है यहाँ पर। गुप्त काल का सबसे सुंदर मंदिर ललितपुर जिले के देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, तो का और के और का यहाँ पर सब में ही संबंध कारक का प्रयोग हुआ है। अब है बच्चों ने का प्रयोग। राजा ने खाना खाया, ठीक है, कौन से वाक्यों में होता है? राकेश ने अच्छा गाना गाया, लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों का वीरता से सामना किया, तो ने यानी कि कर्ता ने, कर्ता के बाद आता है, कर्ता कारक है। लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों का वीरता से सामना किया, सचिन तेंदुलकर ने रिकॉर्ड बनाया, माताजी ने गुलाब जामुन बनाए, तो ये हो गया ने का प्रयोग। आगे है समस्त पद। तो देखो बच्चों, यहाँ पर विग्रह करके लिखा है और विग्रह किए हुए शब्दों का एक समस्त पद, संपूर्ण पद बनाना है। जैसे स्वर्ण का मंदिर, स्वर्ण मंदिर, जन से अंधा, जनमान, भोजन के लिए कक्ष, भोजन कक्ष, यश को प्राप्त, यश प्राप्त। ठीक है, तो ये हो गया समस्त पद। तो इस प्रकार से ये वीडियो जो है हमारी पूर्ण हुई और एक ही पाठ हमारा जो है वो अंतिम बचा है, वो भी मैं बहुत जल्द लेकर आ रही हूँ। फिर हमारी हिंदी गुंजन पुस्तिका है, उसके प्रश्न उत्तर हो जाएंगे, एक्सप्लेनेशन बचेगा वो भी मैं करवाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप पहली बार आए हैं तो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।